हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ठीक है, ये वीडियो भी इसी का हिस्सा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित। देखिए, बिहार में जितना भी करंट अफेयर आयोजित होगा हमारे, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका सब कवर हो जाएगा। और बिहार के संदर्भ में जिस भी एग्जाम में पूछेगा बिहार स्पेशल, अगर बिहार का करंट पूछा आप ये वीडियो देखिए, एकदम आपके लिए पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हो, बीपीएससी 69 हो या बिहार दरोगा हो। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हो, 69 बीपीएससी में भी पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे हम लोग बिहार करंट अफेयर। ठीक है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बताते हैं। और इसमें जो सबसे खास है ना, हम लोग बताते हैं इसमें जो डिस्कशन होता है वो आपको एकदम लाजवाब मिलेगा। वैसे डिस्कशन आप किसी भी करंट के वीडियो में बिहार के संदर्भ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा मटेरियल रेडी होता है वो रेडी होता है 6 अखबार के निचोड़ से। कितना? 6 अखबार के निचोड़ से। ठीक है, हम लोग 6 अखबार के निचोड़ से, मतलब 6 अखबार का कलेक्शन करके हम लोग करंट अफेयर का ये श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, और इसमें भी उसी तरह है। और कभी कभी हम लोग मतलब पेपर कटिंग भी लाते हैं। आज तो फिलहाल उतना कटिंग अवेलेबल नहीं है, तो उतना कटिंग नहीं है डिस्कशन, लेकिन बहुत बेहतरीन है इसमें। ठीक है, आप देखिए हाल फिलहाल में 3 तारीख को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस था। तो हम लोग जैसे जैसे जो दिवस आता है ना, तो उसके एक दिन आगे पीछे हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। एक बार याद करना होगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तारीख को मनाया गया। ठीक है, 3 जुलाई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि प्लास्टिक हमारे प्रदूषण, मतलब वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि 100 से 500 साल लगते हैं एक प्लास्टिक को गलने में। 100 से 500 साल, सोचिए कि इंसान की उतनी उम्र भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये फिलहाल ये सब लिखा है कि क्या इसका मतलब साइड इफेक्ट है, इसको क्या मतलब क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक उसको कहते हैं जो मतलब नहीं गलता है जल्दी। ठीक है, जो एक बार आप इस्तेमाल कीजिएगा और फेंक दीजिएगा वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम का यही है हम लोग का चैनल। ठीक है, और एज इज इट, मतलब इसी तरह आप स्पेलिंग डालिएगा तो टेलीग्राम आ जाएगा। नया टेलीग्राम चैनल है, ज़्यादा मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये है टेलीग्राम चैनल हो गया हम लोग का। ये सब मटेरियल हम लोग वहाँ डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं एकदम आराम से। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए वीडियो की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि वीडियो का हम लोग स्टार्टिंग में हर जिला कर रहे हैं। तो हम लोग तिरहुत प्रमंडल का 6 जिला खत्म कर लिए थे, 6 जिला खत्म हो गया था तिरहुत प्रमंडल का। आज बात करेंगे हम मधुबनी की। ठीक है, आज जिला है मधुबनी। मधुबनी में जो हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट करंट बना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और एक बार 38 जिला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक बार जब राउंड घुमाएंगे ना, तो उसके बाद जो भी नया होगा आपका एकदम रिकवर होते जाएगा और हम लोग अपडेट रहेंगे हमेशा। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन में मत लीजिएगा कि अपडेट रहने के लिए। अब देखिए मधुबनी की बात करें तो देखिए मधुबनी की मैथिली ठाकुर बने बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर। आप लोग तो मैथिली ठाकुर के नाम से अच्छी तरह अवगत होंगे, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि मैथिली ठाकुर बहुत ही एकदम राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही फेमस है। तो उनको क्या बनाया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ ये बिहार स्टेट चुनाव आयोग की स्टेट आइकन भी है। ठीक है, स्टेट आइकन है, बिहार स्टेट चुनाव आयोग की स्टेट आइकन है। कौन है? मैथिली ठाकुर। बिहार स्टेट चुनाव आयोग की स्टेट आइकन है मैथिली ठाकुर। उसके बाद देखिए मछली के उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। मछली के उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है पूरे बिहार में। उसका देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता के मामले में मधुबनी को प्रथम स्थान मिला है बिहार में। और दूसरे स्थान की बात करें तो ये मिला है समस्तीपुर को। ठीक है, अब बात करते हैं मधुबनी की, तो आपको पता है मधुबनी आता है दरभंगा प्रमंडल में। बिहार में 9 प्रमंडल में मधुबनी आता है दरभंगा प्रमंडल में। और दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है, अब आज मधुबनी हो गया, कल हो जाएगा दरभंगा, परसों हो जाएगा समस्तीपुर। इसी तरह करके 38 का 38 जिला खत्म होगा। जिला बार आप करंट देख लीजिएगा, अगर 1-2 भी पूछ गया तो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो हो गया दरभंगा प्रमंडल, मैप के हिसाब से देख लीजिएगा, एकदम माइंड में छप जाएगा। नेक्स्ट देखिए
बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए किस पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नया पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है किसके द्वारा? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा तो 1 से 12 तक के बच्चों के लिए, 1 क्लास से 12 क्लास के बच्चों के लिए ये नया पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो पूछा रहा है कि वो कौन सा कार्यक्रम है। ठीक है, कौन सा पाठ्यक्रम है? तो वो पाठ्यक्रम है योग कक्षा। कौन? योग कक्षा। तो 1 से 12 तक के बच्चों के लिए योग कक्षा, ठीक है, नया पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। ठीक है, ये मतलब देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए इसका डिस्कशन देख लीजिए हल्का फुल्का। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 1 से 12 तक के बच्चों के लिए योग पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया है। उसके बाद देखिए 12,000 शारीरिक शिक्षकों को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। 12,000 शारीरिक शिक्षक को योग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, योगा ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा देखिए, इसमें ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, बस इतना जान लेना है कि 1 से 12 तक के लिए इतना पाठ्यक्रम चालू हुआ है, उसमें कुछ बताना तो है नहीं। अब तो देखिए, और बात करते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन की। तो देखिए इसमें हम लोग लाए हैं कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लाए हैं कि बिहार में कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, कितना बार? 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पूछेगा बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। कौन था? भोला पासवान शास्त्री। और सबसे ज्यादा बार इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में। बिहार में कुल 8 बार लगा है। कितना बार? 8 बार। देखिए यहां पे हम दिखा देते हैं, बिहार में कुल 8 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, लास्ट टाइम लगा था 2005 में। उस समय मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है, राबड़ी देवी थी मुख्यमंत्री। ठीक है, और पहली बार आपको पता है भोला पासवान शास्त्री 1969। ठीक है, 1969 में लगा था भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे और नित्यानंद कानूंगो थे राज्यपाल। नित्यानंद कानूंगो थे राज्यपाल। और पहली बार जब 1969 में भोला पासवान शास्त्री जो मुख्यमंत्री थे, पूछ देगा बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यही थे। कौन? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार का पहले दलित मुख्यमंत्री। हम लिख देते हैं दलित। ठीक है, दलित सीएम लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट दलित सीएम हो गए भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति शासन हो गया बिहार का, ये हो गया बिहार का। अब देखिए हम आपको बताते हैं नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए पूछेगा पूरे भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तो 1951 में लगा है। कब लगा है? 1951 में लगा है। कहां लगा है? तो पंजाब में लगा है। कहां लगा है? पंजाब में 1951 पहली बार भारत में। 1951 पंजाब, पहली बार भारत में 1951 पंजाब में लगा है राष्ट्रपति शासन। यह हो गया पहली बार। अब पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? तो होगा मणिपुर। कहां होगा? मणिपुर। मणिपुर में सबसे ज्यादा। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर और पंजाब मार दीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 रहता था, हमेशा आतंक से मतलब वो प्रभावित रहता था, आतंकी क्षेत्र था, तो राष्ट्रपति शासन लगता था। लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं जानता होगा 110% उसी को मारेगा। आपको मारना है मणिपुर। मणिपुर में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, पूरे भारत की बात करें। अब देखिए सबसे ज्यादा बार मणिपुर हो गया। उसके बाद देखिए पूछेगा पूरे भारत में सब मतलब अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं है। अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। नहीं लगा है 2 राज्य में। कहां नहीं लगा है? तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक है, 2 राज्य है तेलंगाना और छत्तीसगढ़, आज तक नहीं लगा है राष्ट्रपति शासन वहां। देखिए राष्ट्रपति शासन वाला क्लियर हो गया। सबसे पहली बार 1951 पंजाब। पूरे भारत में सबसे पहली बार 1951 पंजाब। सबसे ज्यादा बार भारत में कहां लगा है? तो मणिपुर में लगा है। मणिपुर हो गया। कहां नहीं लगा है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नहीं लगा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा। देखिए फर्स्ट लिख देते हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब में लगा है पहली बार। कब? 1951 में लगा है। ठीक है, पहली बार हो गया भारत में 1951 पंजाब। उसके बाद देखिए अब पूछेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछेगा तो मणिपुर। कहां? मणिपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा हो गया मणिपुर। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा हो गया मणिपुर। कहां नहीं लगा है? नहीं लगा है। कहां?
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और कहाँ नहीं लगा है? तेलंगाना, 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 ठीक है, तेलंगाना में नहीं लगा है। ये राष्ट्रपति शासन से इंपॉर्टेंट है, तीन बात, ठीक है, देख लीजिएगा राष्ट्रीय लेवल। और बिहार के संदर्भ में अगर पूछ देगा तो बिहार में बताए हैं आपको कि 8 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, 8 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो जानना जरूरी है, 8 बार लगा है। सबसे पहले सीएम थे भोला पासवान शास्त्री, 1969 में लगा था, ठीक है। और बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी भोला पासवान शास्त्री ही थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया, क्लियर हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दरभंगा में बागमती नदी के तट को किस तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ठीक है। दरभंगा में बागमती नदी है और बागमती नदी का जो किनारा है ना, तट है, पूछ रहा है किसके हिसाब से, मतलब किसके तर्ज पे विकसित किया जाएगा। तो ये विकसित किया जाएगा पटना मरीन ड्राइव, ठीक है, पटना मरीन ड्राइव के तट, मतलब तर्ज पे, पटना मरीन ड्राइव के तर्ज पे, मतलब मरीन ड्राइव डिजाइन से बनाया गया ना, वहाँ मतलब घूमने के लिए शाम में सुबह में हमेशा लोग आते जाते रहता है, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे दरभंगा में बागमती नदी के तट को बनाया जाएगा, ठीक है, बागमती नदी के तट को बनाया जाएगा। अब देखिए यहां लिखा है बिहार के जल संसाधन मंत्री है संजय कुमार झा। जल संसाधन मंत्री कौन है? संजय कुमार झा। उसके बाद बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री है जयंत राज। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, बात हो रही है बागमती नदी की, नदी का बात आया तो हमको कुछ दिखाते हैं। नदी में देखिए, जब नदी की बात है तो हम आपको कुछ दिखा देते हैं। नदी में देखिए, बागमती नदी जो है ना, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार को, उत्तरी बिहार, ठीक है, देखिए गंगा नदी बिहार को बीचों बीच 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, गंगा नदी 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब गंगा नदी 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। गंगा नदी इधर से चलती है और इधर से चलते चलते, ठीक है, इधर से चलते चलते, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। ये हो गया उत्तरी बिहार, नीचे वाला हो गया दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार हो गया। उसके बाद देखिए बागमती रिवर का पूछेगा तो बागमती रिवर से एक सवाल पूछता है, उत्तरी बिहार को कौन ऐसी नदी है जो 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर उत्तरी बिहार का पूछ देगा तो उत्तरी बिहार के लिए बागमती रिवर ही है। बागमती रिवर यहां से आता है, ठीक है, बागमती रिवर ऐसे आता है। ये है बागमती रिवर जो उत्तरी बिहार को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। और गंगा नदी डिवाइड किया है, ठीक है, पूरे बिहार को 2 भाग में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अब बागमती रिवर उत्तरी बिहार को 2 भाग में, ठीक है, उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार 2 भाग में डिवाइड कर दिया है बागमती रिवर। और गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी के बारे में हम आपको कल बहुत सारा फैक्ट बताए थे। अगर बिहार में पूछ देगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 411 किलोमीटर, ठीक है, 411 किलोमीटर लंबाई हो गया बिहार में गंगा नदी का। पटना राजधानी है बिहार की, पटना में पूछ देगा कितना तो 99 किलोमीटर, ठीक है, पटना से हम खींच देते हैं 99 किलोमीटर। पटना में हो जाएगा गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर। अब बिहार में पूछ देगा कि गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ जिला कौन है तो वो हो जाएगा मुंगेर। कौन हो जाएगा? मुंगेर। देखिए मुंगेर यहां पे है, ये हो गया मुंगेर, ठीक है। उसके बाद देखिए गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से गुजरती है तो कुल गुजरता है 12 जिला से। कितना? 12 जिला से गुजरता है। 12 जिला देखिए, बक्सर और भोजपुर, देखिए याद कीजिए, बक्सर भोजपुर 2 हो गया, बक्सर भोजपुर। उसके बाद है पटना है, वैशाली है, ठीक है, पटना है, वैशाली है। उसके बाद समस्तीपुर है, सारण है, ठीक है। क्या क्या हो गया? बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया। उसके बाद हो गया सारण, पटना, वैशाली और समस्तीपुर, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। उसके बाद 2 सराय, 2 सराय में कौन कौन? बेगूसराय और लखीसराय, बेगूसराय लखीसराय, तो बेगूसराय और लखीसराय हो गया। उसके बाद देखिए फिर 4 बचा, 4 में बचेगा तो मुंगेर हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा, ठीक है। पूछ देगा अगर कभी बिहार के संदर्भ में कि गंगा नदी किस जिले से टच नहीं करती है, किस जिले से नहीं गुजरती है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो 12 जिला एकदम याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कराएंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। बागमती रिवर उत्तरी बिहार को 2 भाग में बांटेगा। कभी नदी का भी हम लोग लाएंगे लोग ना तो नदी का स्पेशल बता देंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ये गंगा नदी के बारे में पूरा डिटेल्स था, ठीक है। फिर कभी करा देंगे, रिपीट कर देंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोग को। अब देखिए हम लोग कहाँ पे थे लोग, ये तो ये वाला हो गया। अब देखिए हम लोग थे लोग कितने में क्वेश्चन पे, हम लोग थे लोग यहाँ पे थे, बागमती रिवर पे तो हो गया। बागमती रिवर का जो तट है विकसित होगा किसके स्थान, किसके जैसे? तो पटना मरीन ड्राइव के जैसे विकसित होगा। तो ये हो गया बागमती रिवर, एकदम डिटेल में आप लोग देख लिए लोग। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई
2023 की इसकी थीम क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की थीम पूछ रहा है। थीम की बात करेंगे तो इसका थीम है सेलिब्रेटिंग रिलीजियस, ठीक है, सेलिब्रेटिंग रिलीजियस एंड हीलिंग हैंड, सेलिब्रेटिंग रिलीजियस एंड हीलिंग हैंड, ठीक है। ये इसका थीम था। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस को मनाते हैं तो 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले क्वेश्चन में बताए थे 3 जुलाई को क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त दिवस, ठीक है। वो देख लीजिएगा, सबसे पहला मतलब पेपर कटिंग वही दिखाए हैं, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका थीम आप लोग याद रखिएगा, दिवस के साथ साथ थीम भी याद होना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी थीम भी पूछ देता है, ठीक है। और लेटेस्ट वाला का स्पेशली पूछ देता है, ठीक है। ये नेशनल डॉक्टर डे हो गया 1 जुलाई को, देख लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से। अब देखिए डिस्कशन, देखिए डॉक्टर दिवस चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिशन चंद्र राय, ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। तो जैसे देखिए कोई भी दिवस सेलिब्रेट होता है ना, तो या तो WHO उसको घोषित करता है, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिंगल यूज प्लास्टिक का था, वो WHO के द्वारा मतलब घोषित किया गया था, ठीक है। और कभी कभी कुछ दिवस मनाया जाता है किसी की याद में। तो जैसे बिहार में बनाते हैं मेघा दिवस, वो मनाते हैं 3 दिसंबर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती थी, ठीक है। तो उसी दिन मेघा दिवस मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के लिए। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो मेधावी छात्र हैं ना, उनको पुरस्कृत किया जाता है, तो उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और जो डॉक्टर दिवस है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, कौन, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिए, याद रहेगा, रिलेट करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। उसका देखिए, और वही लिखा है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2023 की थीम थी सेलिब्रेटिंग रिलीजियस एंड हीलिंग हैंड, सेलिब्रेटिंग रिलीजियस एंड हीलिंग हैंड इसका थीम था, याद कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ हम लोग दिवस लाए हैं, कल तो जनवरी का लाए थे, जनवरी का जितना इंपॉर्टेंट था ला दिए थे। अब उसमें कुछ बचा कुछ है तो आज क्लियर करा दे रहे हैं, और ये दूसरी बार की तीसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद जनवरी खत्म हो जाएगा तो फरवरी आएगा, ऐसे करके दिसंबर तक पूरा दिवस खत्म हो जाएगा 3-4 वीडियो में, तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए बात हो रही है थल सेना दिवस, किसकी, थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस। ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस। उसके बाद देखिए यह है पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है, ठीक है। इसको मनाते हैं हम लोग 23 जनवरी को। कब, 23 जनवरी, 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा देखिए कोई होता है ना, उस राज्य का होता है तो उसकी याद में राष्ट्रीय स्तर पे अलग मनता है और राज्य में अलग दिवस मनता है, ठीक है। तो पराक्रम दिवस जो है ना 23 जनवरी को मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है पराक्रम दिवस, और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है देश नायक दिवस 23 जनवरी को ही। 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाते हैं, ऐसे लिख देते हैं देश नायक, देश नायक, ठीक है। देश नायक बनाते हैं कब, ये वेस्ट बंगाल, WB लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल में मनाते हैं क्या, देश नायक दिवस, ठीक है। देश नायक दिवस मनाते हैं वेस्ट बंगाल में, और राष्ट्रीय लेवल में मनाते हैं पराक्रम दिवस कब, 23 जनवरी को ही, दोनों का डेट सेम है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। कब, 24 जनवरी, 24 जनवरी, ठीक है, 24 JN लिख देना है, 24 जनवरी हो गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब, 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी, 25 JN लिख देते हैं 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया 25 जनवरी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। कब, 25 जनवरी को हो गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया 25 जनवरी। उसके बाद देखिए गणतंत्रता दिवस तो आपको पता है भारत में मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी हो गया गणतंत्रता दिवस, ये तो आपको पता है। उसके बाद देखिए शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस, शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। कब, 30 जनवरी, 30 जनवरी, ठीक है,
30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस। तो ये हो गया पिछला वीडियो और इसमें मिला के जनवरी आपका फाइनल है। इसमें इसके बाद से आपका जनवरी का एक भी करंट अफेयर नहीं छूट रहा है, एक भी नहीं छूट रहा है। और उसमें हम आपको बताए थे तो राष्ट्रीय अलग बताए थे, विश्व लेवल पे भी मनाते हैं तो उसको अलग बताए थे। इसमें भी 2-3 दिवस है जिसको राष्ट्रीय अलग मनाते हैं, विश्व का डेट अलग है। तो देख लीजिए, पहला बात आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। जब राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात होगी तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। अब पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा 11 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा 11 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। 11 अक्टूबर लिख देते हैं, 11 अक्टूबर हो गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया बालिका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका कब हो गया? 11 अक्टूबर को हो गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद देखिए जो यहाँ है ना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर, यहाँ लिख देते हैं 27 सितंबर। कब? 27 सितंबर, 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, विश्व वाला भी देखिए रिलेट करके याद करते चलिएगा ना तो पूरा अच्छे से याद होगा, दिमाग में छप भी जाएगा। और एक एक करके याद करिएगा, जनवरी में राष्ट्रीय अलग बालिका और फिर याद करेंगे हम अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय अलग बालिका, तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। रिलेट करके साथ साथ चलेगा तो एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, एकदम याद होते चलेगा। और ये वाला हम लोग तीसरी चौथी बार मतलब रिपीट कर रहे हैं। अगर कंटिन्यू आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। अब जनवरी का खिस्सा खत्म हो जाता है, यहाँ बहुत जनवरी हो गया, अब हम लोग कराएंगे लोग फरवरी का दिवस, ठीक है। तो जनवरी का हिसाब किताब यहाँ खत्म हो गया, पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। जनवरी में हम आपको बताए थे एक अभी दिवस मनाया गया है जो अभी बुक में कहीं नहीं दिया है, मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। वो याद कर लीजिएगा, कल भी बताए थे, आज भी बताए थे। और आज के वीडियो में हम लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, देखते हैं हम लोग वीडियो मतलब देखते हैं तो याद रहता है कि नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, बिहार की किस जिले की महिला शिक्षिकाओं ने जानकी की डायरी नामक पहल शुरू की है? कौन पहल? जानकी की डायरी। जानकी की डायरी पूछ रहा है कि किस जिले की महिलाओं ने शुरू किया है, तो जानकी की डायरी नामक पहल शुरू किया गया है सीतामढ़ी की महिलाओं द्वारा, ठीक है। सीतामढ़ी की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया है जानकी की पहल, ठीक है। जानकी की डायरी, ठीक है। जानकी की डायरी नामक पहल सीतामढ़ी की महिला, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के, देखिए जानकी की डायरी के माध्यम से महिलाओं के विषय को उठाने की कोशिश की गई है। मतलब महिलाओं का जो शोषण होता है ना, ठीक है, उन पे जो अत्याचार होता है, ठीक है, तो उसी के बारे में, ठीक है, इसी सब विषय पे इसको उठाने के लिए जानकी की डायरी नामक पहल शुरू किया गया, ठीक है। इस डायरी में सारी लेखिका सीतामढ़ी जिले की है। मतलब इस डायरी को जितनी भी लेखिका लिखेंगी वो सब सीतामढ़ी जिले से ही संबंधित है। उसके बाद देखिए, अच्छा ये करंट हम लोग कवर किए थे जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि नीतीश कुमार की जीवनी आ रही है जिसका नाम है नीतीश कुमार, ठीक है, अतरंग दोस्त की नज़र से। नीतीश कुमार अतरंग दोस्त की नज़र से इस पुस्तक के बारे में अनाउंसमेंट हुआ था। तो उस समय का करंट था कि इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा इसका विमोचन किया जाएगा, हम बताए थे, ठीक है। और वही है कि इसका विमोचन हो चुका है। तो आज लालू पर ये पेपर कटिंग आज लालू प्रसाद यादव करेंगे। नीतीश कुमार के जीवनी पर लिखी किताब का विमोचन, इसके राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके राइटर का नाम है उदयकांत। क्या नाम है? उदयकांत, ठीक है। उदयकांत, उदयकांत इसके राइटर का नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस जीवनी का नाम है नीतीश कुमार अतरंग दोस्त की नज़र से, ठीक है। और उदयकांत इसके राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में
पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार में पहली बार दुधारू पशु का बीमा होगा। ठीक है, पूछ रहा है बिहार सरकार बीमा पर कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है, मतलब बिहार सरकार अपनी तरफ से कितना पैसा दे रही है इस बीमा में। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा आपको अपने पॉकेट से देना है। तो बिहार सरकार दे रही है, पता है कितने परसेंट? 75% बिहार सरकार दे रही है। ठीक है, कि आप अपने पशुओं का बीमा कराइए, हम उसमें 75% देंगे, और 75% देंगे तो इसका हिसाब किताब समझ लीजिए कि आपको कितना देना है, सरकार कितना देगी। हिसाब किताब देखिए, दुधारू पशुओं की बीमा राशि 3600 रुपया है। ठीक है, जिसमें 2700 2700 मतलब ये हो गया 75% अनुदान बिहार सरकार देगी। आपको कितना देना है? तो 900 अर्थात 25% राशि आपको देना है। ठीक है, और पिछले साल सरकार ने 5000 दुधारू पशुओं का बीमा का लक्ष्य रखा था। ठीक है, और इसके लिए पता है कितना पैसा का आवंटन हुआ था? आवंटन हुआ था 1,35,00,000 रुपया। 1,35,00,000 रुपये का आवंटन हुआ था। ठीक है, और पशुधन बीमा योजना का लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन, ये वो सब होगा, वो सब छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, बिहार के पशुपालन मंत्री आफाक आलम है। ठीक है, आफाक आलम में इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। उसके बाद भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, उनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला भारत में है। कौन? केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। बिहार में पूछ देगा पशुपालन मंत्री तो आफाक आलम है। देखिए, कोई योजना आएगा ना, क्या लेना है क्या देना है, सब हिसाब किताब करके आपको एकदम इज इक्वल टू में बता देंगे, इतना आपको देना है, इतना सरकार को देना है, तो एकदम क्लियर हो जाता है। अब परसेंटेज याद कीजिएगा ना, तो दिमाग में से निकल जाएगा इतना था कि इतना था। हिसाब किताब हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ना, तो उससे आप रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था इसका हिसाब किताब। देखिए, अब बिहार सरकार ने कुछ लक्ष्य रखा है कि हमको इस बीमारी को इतने साल तक खत्म कर देना है, हमको ये लक्ष्य इतने दिन में पा लेना है, तो उसका हम लोग कुछ लाए हैं निचोड़। ठीक है तो ऐसे 15-20 है, लेकिन ये सब लेटेस्ट वाला है और आपको याद होना चाहिए। बिहार के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में देखिए है बहुत सारा, हम लोग पीछे भी बहुत रहे थे, पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारा कवर किए हैं। इस वाले में देखिए क्या क्या कवर करते हैं। इसमें है कि टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक। कब तक? 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा बिहार। उसके बाद देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, ठीक है, 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य प्राप्त करने का समय सीमा पूछा जा रहा है। तो 7 लक्ष्य प्राप्त करने का समय सीमा है 2025। कब? 2025। इसका भी समय सीमा है 2025। उसके बाद देखिए, हर खेत पानी का लक्ष्य, मतलब बिहार सरकार के द्वारा हर खेत में पानी पहुंचा देना है, तो लक्ष्य रखा गया है 2025 का। कब का? 2025। इसका भी लक्ष्य है 2025 का कि हर खेत में पानी। और आपको पता है ना कि बिहार सरकार के द्वारा गंगा जल योजना मतलब चलाया गया था, जिसके द्वारा गंगा जल को पहुंचाया गया था नालंदा में, राजगीर में। ठीक है, पंप के माध्यम से और हेवी मोटर के माध्यम से गंगा जल कहाँ? दक्षिण बिहार में पहुंचाया गया था। देखिए, आप बिहार का मैप देखिएगा ना, तो जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ से पीड़ित है, और जो दक्षिण बिहार है वो पीड़ित है सूखे से। ठीक है, उत्तर बिहार बाढ़ से पीड़ित है, दक्षिण बिहार पीड़ित है सूखे से। बस जरूरत है तो एक होता है ना मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक विकसित हो जाएगा ना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तो उधर का पानी इधर आएगा ना। तो बहुत सारा माध्यम है, बिहार सरकार इसी माध्यम में कोशिश कर रही है। तो हर घर गंगा जल योजना चलाया गया है, जिसके द्वारा गंगा जी के पानी को कहाँ ले गया है? नालंदा में ले जाया गया है। तो यही इसी संदर्भ में हर खेत पानी कब रखा गया है? 2025 तक पूरा कर लेना। उसके बाद देखिए, हेपेटाइटिस को पूरा करने का लक्ष्य, हेपेटाइटिस को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब खत्म करने का लक्ष्य रखा है, पूरा नहीं, खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक बिहार को हेपेटाइटिस मुक्त बना देना। उसके बाद देखिए, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य, एड्स को समाप्त कर देना है 2030 तक। बिहार एड्स मुक्त हो जाएगा 2030 तक। उसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा में लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य। देखिए, बिहार में जितना भी बिजली का खपत होता है ना, वो कोयला जला के होता है। ठीक है, कोयला जला के होता है, पावर प्लांट के माध्यम से होता है। तो यहाँ लिखा है कि सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी से 20% हमको बिजली ले लेना है। मतलब जितना बिजली का खपत होता है ना बिहार में, तो 20% बिजली सोलर माध्यम से ले लेना है। तो कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है इसका भी। ठीक है, 2030 तक लक्ष्य। ये एड्स वाला 2 बार आ गया है, तो एड्स वाला हो जाएगा 2030। उसके बाद देखिए लास्ट वाला, बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लक्ष्य लाने हेतु, मतलब बिहार में जो सड़क दुर्घटना हो रहा है उसको
50% कम कर देना है। 50% मतलब आज 100 गो होता है तो 50 को ख़त्म कर देना है। कब तक? 2030 तक। 2030 तक खत्म कर देना है बिहार की सड़क दुर्घटना को। ये तो हो गया मतलब आगामी लक्ष्य है बिहार सरकार का, एकदम आपके ऑन टंग एकदम जबान पे होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब 2025 अगर पूछ देगा हर खेत पानी का लक्ष्य तो ऑप्शन में देगा 2024-25, ठीक है, और 30 दे देगा ना तो 26, एकदम आसपास पूछेगा। ये नहीं कि 2001 और 2019 ऐसे ऐसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आगामी लक्ष्य में ये नहीं कि 2050-70 पूछेगा, आगामी लक्ष्य में ये सब पूछेगा नहीं, एकदम आसपास का पूछेगा, तो क्लियर रहेगा एकदम ऑन टंग, तो सब क्लियर हो जाएगा। और हम लोग ये दूसरी बार की तीसरी बार मतलब हमको जहाँ तक याद है तीसरी बार मतलब हम कवर करा रहे हैं, तो वीडियो कंटिन्यू देखिएगा तो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पूरा लक्ष्य। एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य और लिख लीजिए कि बिहार को 100% साक्षर बना देना है। 100% साक्षर बना देना है। भारत का सबसे साक्षर जो स्टेट की बात करें तो वो है केरल। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? केरल में है। और बिहार को 100% साक्षर बनाना है 2030 तक। कब तक? 2030। 100% साक्षर, 100% साक्षर हो जाएगा बिहार। कब तक? 2030 तक। 2030 तक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बच्चा कुचा होगा ना हम लोग आने वाले वीडियो में नेक्स्ट ला देंगे। ये वाला भी फिलहाल आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, बाकी हम रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। लिखने उखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली बिल पहुंचाने, ठीक है, और बिजली बिल की वसूली करने और अपना नुकसान कम करने के मामले में बिहार का दक्षिण बिहार विद्युत विवरण, ठीक है, वितरण कंपनी देश के शीर्ष 10 कंपनियों में किस स्थान पे आया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस स्थान पे है। देखिए इसमें है ना कि उपभोक्ता जो है ना, ठीक है, उनके घर तक बिजली पहुंचा देना है, ठीक है, बिजली पहुंचा देना है, ठीक है। और जो बिजली का बिल होता है ना उसको अच्छे से वसूल लेना है, बिजली पहुंचा देना है, वसूल लेना है और अपना नुकसान बहुत कम कर लेना है। तो यही क्वेश्चन है कि कम करने के मामले में जो बिहार का जो दक्षिण का जो पावर ग्रिड है ना, बिहार विद्युत वितरण कंपनी देश के 10 कंपनियों में मतलब कितने स्थान पे है, ठीक है, कितने स्थान पे, समझ गए ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी दक्षिण बिहार में जो घर हैं, उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनके घर तक बिजली आसानी से पहुंचा देना है। उसके बाद उसका वसूली भी आसानी से कर लेना है और जो अपना नुकसान है ना उसको कम कर लेना है। बहुत जगह होता है कि बिजली की चोरी होती है, ठीक है। तो इसी मामले में पूछ रहा है कि नुकसान कम करने के मामले में देश के 10 कंपनियों में बिहार की जो दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी है इसका स्थान क्या है। तो इसके स्थान की बात पूछ रहा है, तो इसका स्थान है पूरे देश में तीसरा। पूरे देश में तीसरा स्थान है कि अपना नुकसान कम किया है, कम करने के मामले में तीसरा स्थान पे पहुंच गया है। देखिए इसका डिस्कशन देखिए, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी ने अपना नुकसान 13% कम किया है। कितना? 13% कम कर लिया, ठीक है। और देखिए टॉप मतलब 3 नंबर पे है, टॉप 1 2 देख लीजिए। पहले नंबर की बात करें तो है तेलंगाना और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। दूसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान। अब देखिए बिहार के ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव। कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। और भारत के ऊर्जा मंत्री की बात करें तो है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह, ये पता है आर.के. सिंह जो है ना, आरा के सांसद है। कहाँ के? आरा के सांसद है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है। ये है ना उसके हेड हैं, आर.के. सिंह उसके हेड हैं, ठीक है। आरा के सांसद है, याद कर लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ का सांसद है कहाँ का नहीं, ये सब जानना मतलब नहीं है। बहुत सारा वीडियो देखते हैं कि सांसद बता रहा है कहाँ का है, उसका घर कहाँ का है, उसका बेटा क्या है, तो खानदान उनदान के बारे में जानने का जरूरत है। जितना काम लायक है उतना जानिए, आलतू फालतू चीज़ बकवास जाएगा दिमाग में तो उतना समझ में नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सभी पंचायतों में जीविका दीदी द्वारा संचालित, यहाँ नीरा होगा, ठीक है, नीरा कैफे, ठीक है, नीरा कैफे खोला जाएगा। बिहार के पंचायत, ठीक है, मंत्री वर्तमान में कौन है? यहाँ होगा मंत्री, ठीक है। तो पहला करंट देखिए कि बिहार के सभी पंचायतों में नीरा कैफे खोला जाएगा। नीरा बोलते हैं जैसे जो खजूर नहीं होता है, खजूर से जो मटका में निकाला जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में तो ताड़ी बोलते हैं, ठीक है, ताड़ी, उसको शुद्ध हिंदी में जैसे नीरा बोलते हैं। नीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हड्डी उड्डी को भी मजबूत करता है। ताज़ा पीजिएगा तो अब, नहीं तो मिक्स करके देगा तो नशा लगाएगा आपको, ठीक है। तो नीरा कैफे खोला जाएगा किसके द्वारा? जीविका
जीविका दीदी के द्वारा खोला जाएगा नीरा कैफे। और जो नीरा कैफे खोला जाएगा तो पूछ रहा है बिहार के पंचायत मंत्री वर्तमान में कौन है? तो बिहार के पंचायत मंत्री हैं मदन सहनी। कौन है? मदन सहनी। ठीक है, मदन सहनी है बिहार का पंचायत मंत्री। अब देखिए उसमें कुछ डिस्कशन नहीं था, जान लेना है। नीरा कैफे जीविका दीदी के द्वारा पंचायत मंत्री हैं मदन सहनी। इसमें तो कुछ खास नहीं है, हर पंचायत में खोला जाएगा तो उसमें बताना क्या है। नीरा आप लोग तो जान ही गए क्या है नीरा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी। ठीक है, पीएम मोदी बिहार के कितने जिलों में सिकल सेल एनीमिया, क्या सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे? सिकल सेल एनीमिया मिशन मतलब उन्मूलन होगा उसका, इसकी शुरुआत करेंगे। तो पूछ रहा है बिहार के कितने जिला से शुरुआत करेंगे? ठीक है, तो बिहार का इसमें 6 जिला शामिल है। कितना जिला? 6 जिला शामिल है। अब 6 जिला कौन कौन है देख लीजिए, इतना याद रखिएगा 6 जिला है। 6 जिले में कौन कौन जिला है? तो देखिए पीएम मोदी बिहार के 6 जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। और देखिए 6 जिला गिनिए। पहला है जमुई, कटिहार, सिवान, बांका, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और पीएम मोदी देश में 17 राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। 17 राज्यों में। अब पूछा जाएगा कि शुरुआत कहां से होगी? तो शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के शहडोल जिला, मध्य प्रदेश का शहडोल जिला। पूछ देगा पीएम मोदी के द्वारा सिकल सेल एनीमिया की शुरुआत कहां से की गई है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम कुछ दिवस बताए थे तो वो राष्ट्रीय लेवल पे था। बिहार सरकार के द्वारा कुछ दिवस घोषित किया गया है, पूरा का पूरा एक बार में ला दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर बिहार से अगर दिवस पूछ दिया बिहार सरकार के द्वारा घोषित दिवस तो आपका एक भी नहीं छूटेगा, बस इतना याद होना चाहिए। इतना याद करने के संदर्भ में देखिए बिहार पृथ्वी दिवस की बात हो रही है। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपको 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है बिहार संग्रहालय दिवस। बिहार संग्रहालय दिवस हो जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त क्या हो जाएगा? बिहार संग्रहालय दिवस। उसके बाद देखिए विजय उत्सव दिवस। विजय उत्सव दिवस है ये है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल। अब विजय उत्सव दिवस पता है क्यों मनाए जाते हैं? ये बाबू कुंवर सिंह जो है ना, जो 1857 की क्रांति में बिहार की तरफ से लड़े थे, उनके लिए ये मनाया जाता है। तो कुंवर सिंह, ठीक है, ये लिख देना है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह के लिए मनाया जाता है क्या? विजय उत्सव दिवस 23 अप्रैल को। उसके बाद देखिए एक है शहीद दिवस। देखिए शहीद दिवस ही बिहार सरकार का स्पेशली है, मतलब बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस ये घोषित किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो शहीद दिवस घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को घोषित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस। और ये घोषित किया गया है क्यों? क्योंकि मुंगेर में जो छात्र शहीद हुए थे ना, उन्हीं की याद में बिहार में शहीद दिवस। उसके बाद देखिए डॉल्फिन दिवस, हम हमेशा रिपीट करते हैं डॉल्फिन दिवस। तो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। और जब डॉल्फिन दिवस मनाया गया है ना, तो देखिए डॉल्फिन दिवस है ना, बिहार सरकार सिफारिश की थी केंद्र सरकार से कि डॉल्फिन दिवस मनाया जाए, तो डॉल्फिन दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर को। और पूछ देगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन या राष्ट्रीय जलीय जीव। पूछ देगा राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में। कहाँ है? पटना में है राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, उसके बाद पूछ देगा विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो कल के क्वेश्चन में हम बताए थे विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। उसके बाद देखिए जल जीवन हरियाली दिवस। जल जीवन हरियाली दिवस पूछ रहा है, तो जल जीवन हरियाली दिवस मनाते हैं प्रत्येक महीना के प्रथम मंगलवार को। प्रत्येक महीना के पहला मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस। ठीक है, हम लिख देते हैं प्रत्येक महीना। ठीक है, प्रत्येक महीना के फर्स्ट मंगलवार, फर्स्ट लिख देते हैं, उसके बाद मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार को देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें लिखने में राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो प्रत्येक महीना के प्रथम मंगलवार को मनाते हैं क्या? जल जीवन हरियाली दिवस। उसके बाद देखिए प्रतिबंध दिवस। अब प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है शराब का जो सेवन है ना नहीं किया जाएगा उसके लिए। अब प्रतिबंध दिवस की बात पूछ देगा तो प्रतिबंध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस। शराब का सेवन नहीं करना है। पूछेगा बिहार में शराबबंदी कब से लागू है? तो 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक है, 2016 से बिहार में
पूर्ण रूप से शराबबंदी है। अच्छा देखिए, शराबबंदी के बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। आप लोगों को लगता होगा बिहार में पहली बार शराबबंदी किया गया, पहली बार नहीं किया गया है। ये बिहार में सबसे पहली बार शराबबंदी पूछेगा कब किया गया है, तो किया गया था 1977 में। उस समय मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। शराबबंदी लागू करने के कारण उनका कुर्सी चला गया था। ठीक है, शराबबंदी लागू करने के कारण उनका कुर्सी चला गया था। तो बिहार में पहली बार शराबबंदी हुआ था 1977 में, मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर थे। ठीक है, ये हो गया शराबबंदी के बारे में। देख लीजिएगा, दिवस से देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा बिहार वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एमएसएमई। क्या है? एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार श्रेणी में बिहार किस स्थान पे आया है? ठीक है, तो एमएसएमई पुरस्कार की श्रेणी में पूछ रहा है, राज्य पुरस्कार श्रेणी में बिहार कौन से स्थान पे आया है? तो बिहार आया है दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? बिहार आया है दूसरे स्थान पे आया है। ठीक है, अब देखिए, बिहार के उद्योग मंत्री की बात करें तो ये है समीर कुमार महासेठ। समीर कुमार महासेठ ये बिहार के उद्योग मंत्री हैं। हमेशा मतलब जीविका दीदी लोग के द्वारा कोई भी लगाया जाता है ना, तो उद्योग धंधा से इन्हें जुड़ा है, तो यही आकर उद्घाटन करते हैं। ठीक है, और इनको बहुत बार मतलब देखे भी हैं, इसलिए बता दे रहे थे कि समीर कुमार महासेठ है। उसका देखिए, भारत के उद्योग मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, देखिए, सरकारी कार्यक्रम में जाइएगा ना, कहीं भी अगर कुछ जैसे जीविका दीदी का लगा, बिहार दिवस लग गया, और बिहार में अभी बिहार के गांधी मैदान में बिहार का सबसे बड़ा जो एक होता है ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मेला लगा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मेला लगा है, वो बिहार का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मेला लगा है। जब उसका उद्घाटन हुआ था तो हम लोग कवर किए थे, तो समीर कुमार महासेठ ही इसको मतलब उद्घाटन किए थे। इसीलिए जान लीजिएगा, मंत्री लोग का नाम गलती से अगर एक दो पूछ देगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड होता है, सड़क से आएगा तो सड़क मंत्री, खाद्य से आएगा तो उसका मंत्री, ये उद्योग से संबंधित था तो ला दिए हैं, तो इसलिए हर मंत्री का लाते। देखिए, एक बार नज़र से गुजरा रहेगा ना, ऑप्शन देख के बस फीलिंग आ जाएगा यही है ना, तो उसको मार दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचिएगा मत, नहीं आने से बेहतर है ना जो फीलिंग आएगा सही आएगा, देखे रहिएगा तभी सही फीलिंग आएगा, नहीं तो सही फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें, केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा पटना हाईकोर्ट में किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कृष्ण नंदन सिंह। ठीक है, कृष्ण नंदन सिंह को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, कहाँ? पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया है। देखिए, अब देखिए इसका डिस्कशन देख लीजिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछ देगा ना, भारत का सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो उनका नाम हो जाएगा तुषार मेहता। कौन हो जाएगा? तुषार मेहता। और भारत में वर्तमान में जो न्यायवादी हैं, न्यायवादी बोलिए या अटॉर्नी जनरल बोलिए, उनका नाम है आर वेंकटरमनी। कौन है? आर वेंकटरमनी। ठीक है, और देखिए पटना जो हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट जो है ना, पटना हाईकोर्ट, ठीक है, इसकी स्थापना की बात कुछ है तो पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 में। ठीक है, और पूछेगा अभी जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? विनोद चंद्रन। क्या नाम है? विनोद चंद्रन नाम है किसका? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है विनोद चंद्रन। देखिए, पटना हाईकोर्ट 1916 हो गया, रिलेट करके अगर देखिएगा ना तो 1917 में कब? 1917 में किसका स्थापना हुआ था? पटना यूनिवर्सिटी का। किसका? पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी 1917 पटना यूनिवर्सिटी। 1916 हो जाएगा कब? पटना हाईकोर्ट। 1916 पटना हाईकोर्ट हो गया, ये याद रखिएगा। पूछ देता है कभी कभी, स्थापना दिवस पूछ देता है ना तो घबरा जाता है। ठीक है, अभी हम बता दिए हैं, याद आया है तो, बाकी ये सब देख लीजिएगा। नियुक्ति है, नियुक्ति से भी हम लोग बहुत कुछ करा चुके हैं, जैसे नीति आयोग का हम लोग पूरा करा दिए हैं, कौन उसका उप निदेशक है, कौन उसका हेड है और कौन अध्यक्ष है, ये सब हम लोग कराए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग फिर रिपीट कराएंगे तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? देखिए, ये सबसे लेटेस्ट वाला है, और जो भारतीय फुटबॉल टीम है बहुत साल बाद इस रैंकिंग पे आई है, मतलब आ गई है 100 रैंक पे। कितना? 100वां पे आ गया है, और टॉप 100 में आ गया है। तो ये 5 साल बाद हुआ है। कितना साल बाद? 5 साल बाद हुआ है ऐसा। कुछ दिन
कुछ दिन पहले ना जब इंटरकॉन्टिनेंटल कप जब स्टार्ट हुआ था, जिसमें भारत पाकिस्तान को हराया था, अगर कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो आपको याद होगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत क्या किया था, पाकिस्तान को हराया था। उसमें मैन ऑफ द मैच जो बना था उनको बताए थे। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जब भारत जीता है ना, तो इसीलिए उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। जब इंटरकॉन्टिनेंटल कप स्टार्ट हुआ था तो 102 नंबर पे था फीफा रैंकिंग में भारत, अभी आ गया है 100 नंबर पे। 100 नंबर पे आ गया है भारतीय फुटबॉल टीम, ठीक है। ताजा फीफा रैंकिंग है उसका, देखिए 5 साल में ये पहला बार था। कितना साल? 5 साल में पहली बार था जब भारत टॉप 100 में आया है, ठीक है। भारत की रैंकिंग में सुधार हुई हालिया प्रदर्शन को देखते हुए है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल का बता दिए, उसमें हालिया प्रदर्शन में सुधार हुआ। उसका देखिए कुछ हम लोग इंडेक्स लाए हैं, कुछ सूचकांक लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी सिलसिले में देखिए है बहुत सारा, सब आसपास में आता है, आजू बाजू में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए 4-5 देखिए ये हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से इसको नहीं लाएंगे, नया लाएंगे तो फिर उसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके पूरा कवर करा देंगे 2023 में। अभी फिलहाल इतना देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक होगा इसमें 161 नंबर पे है भारत। कितना? 161 नंबर पे है भारत। और पहले नंबर की बात करें तो 1 नंबर पे है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे है 1 नंबर पे। नॉर्वे 1 नंबर पे, भारत का स्थान 161 हुआ। उसके बाद देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 38वां। क्या स्थान है? भारत का है 38वां स्थान है, 38वां स्थान है। और 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर पे आता है सिंगापुर। कौन आता है? सिंगापुर आता है, ठीक है। 1 नंबर पे आता है सिंगापुर। उसका देखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आएगा 3रे नंबर पे आएगा भारत। कितना? 3रा नंबर। हम 3rd लिख देते हैं, 3rd नंबर पे आएगा भारत। 1 नंबर पे पूछ देगा तो 1 नंबर पे आएगा अमेरिका। कौन आएगा? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका 1 नंबर पे हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद देखिए विश्व खुशहाली इंडेक्स, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में बात करें तो 126 नंबर पे है भारत। कितना पे है? 126 नंबर पे। कलर चेंज कर दे रहे हैं, 126 नंबर पे है भारत। क्या? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126 नंबर पे भारत है। 1 नंबर पे पूछ देगा तो 1 नंबर पे है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड है। 1 नंबर पे हो गया फिनलैंड। उसके बाद देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बात करें तो भारत का स्थान है 8वां। क्या स्थान है? भारत का 8वां स्थान है। 1 नंबर पे पूछ देगा तो 1 नंबर पे है चाड। कौन देश है? चाड, ठीक है। चाड है 1 नंबर पे, चाड लिख देते हैं। 1 नंबर पे हो गया चाड। उसके बाद देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान है 13वां। कितना नंबर स्थान है? भारत का स्थान है 13वां। 1 नंबर पे बात करें तो 1 नंबर पे अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। AFGN लिख देते हैं, ठीक है। अफगान लिख देते हैं, आप अफगानिस्तान समझ जाइएगा। फिलहाल 5 याद कीजिए, हल्का याद कीजिएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और रिपीट करेंगे तो याद होगा, तो रिवीजन जितना होगा ना उतना अच्छा होगा। एक बार में सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। फिलहाल 4-5 याद कर लीजिए, एकदम इजी से याद कराए हैं। आजू बाजू कोई नहीं है, एकदम डिफरेंट है, ठीक है। बहुत दूर फासला है, आसपास वाला रहेगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए दूर वाला चूज करके आपके लिए लाया गया है। 5 याद कर लीजिए, उसके बाद और लाएंगे आप लोग। मतलब निश्चिंत रहिए कि पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। उस तरह से सिस्टमेटिक प्लान ही बन गया है, ठीक है। कि इस वीडियो में इतना करंट कवर कर लेना है, इतना कवर हो चुका है, ये रिवीजन कराना है, ऐसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में, ठीक है, देखिए यहाँ 1 होगा। क्या होगा? 1 टैप 1 ट्री, ठीक है। 1 टैप 1 ट्री, 1 टैप 1 ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य में 1 टैप 1 ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में शुरुआत। ये पता है 1 टैप 1 ट्री क्या है? मतलब एक नल पे एक पेड़ दिया जाएगा कि आप पेड़ लगाइए। एक नल के साथ एक पेड़ दिया जाएगा कि आप एक पेड़ लगाइए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से 1 टैप 1 ट्री, ये ट्री हो जाएगा वहाँ पे 1 टैप मतलब एक नल एक पेड़, ठीक है, अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नए नल कनेक्शन पे, ठीक है, नए कनेक्शन पे ये मुफ्त पौधा दिया जाएगा, ये बता दिए थे। और ये अभियान जो शुरू किया गया है ना, इसमें 1 सप्ताह में कितना 5 लाख पौधा वितरण किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिएगा। अच्छा 1-2 अभियान है, सुनिए। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। और अभी जो सबसे चर्चा में है ना, जो योजना चलाई गई है वो है बहिनी योजना। बहिनी योजना चलाया गया है मध्य प्रदेश में, जिसमें जो महिलाएं हैं या जो बालिकाएं हैं उनके अकाउंट में
1000 रुपया हर महीना दिया जाएगा। 1000 रुपया हर महीना बहिनी योजना मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, रिचार्ज का वो लोग का टेंशन खत्म हो जाएगा, तो ठीक कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, चला रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये जीता गया है आपको तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। एकदम देख लीजिएगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का भी जो होता है ना कभी कभी, या डोमेस्टिक जो खेल होता है, फुटबॉल हो गया, ये सब पूछ देता है, ठीक है। देखिए तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम ने किसको हराकर, हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और पूछा गया इसका आयोजन कहाँ हुआ था फाइनल मैच का, तो फाइनल मैच हुआ था अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में। कहाँ? अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। तमिलनाडु ने फाइनल मैच में हरियाणा को कितना से हराया है? 2-1 से हराया है। कितना से? 2-1 से हराकर इस खिताब पर कब्जा कर लिया है। और आखिरी बार ये वाला छोड़ दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, ठीक है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, भारत के द्वारा जीता है क्या एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। अच्छा देखिए, कबड्डी से याद आया, प्रो कबड्डी लीग चलता है, ये चलता है पुरुषों के लिए, प्रो कबड्डी लीग पुरुषों के लिए चलता है, महिलाओं के लिए नहीं आया था। लेकिन इस साल से प्रो कबड्डी लीग महिलाओं के द्वारा भी शुरू किया गया है, महिलाओं के द्वारा भी प्रो कबड्डी लीग शुरू किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब आयोजन है ना दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई में आयोजन किया गया है। अच्छा, और 2022 में कॉमनवेल्थ में क्रिकेट को शामिल किया गया था। तो पुरुष क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। देखिए महिलाओं से संबंधित जितना भी है ना आपको याद होना चाहिए। देखिए दिवस जो हो गया ना पर्यावरण पे, ठीक है, और रोग पे दिवस हो गया, पर्यावरण पे दिवस हो गया, जो लक्ष्य रखा गया है पर्यावरण का हो गया या इस रोग को खत्म करने का हो गया, ये सब याद कर लीजिएगा। क्योंकि पर्यावरण के संदर्भ में और दिवस हो गया रोग के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, या महिला से जो संबंधित है उसको भी याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और आज का करंट अफेयर की बात करें तो आज का करंट अफेयर की श्रृंखला यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, तो इसको बहुत सारा प्यार दे, अपने वीडियो को एकदम जम के शेयर कीजिए, जम के सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, ठीक है। थैंक यू।